Please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous class, हम लोग सर theory of supply के regarding to most of the concept अपना complete कर चुके हैं, clear? जिसमें last हम लोगों की discussion थी कि सर फैक्टर्स अदर देन प्राइस को छोड़कर जो अलग अलग केसेस में आप लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की कि बेसिकली जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने से, गवर्नमेंट की टैक्सेशन या सब्सिडी पॉलिसी से, क्लियर, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने से आपकी सप्लाई के अंदर क्या फर्क आएगा, क्या सप्लाई कर्व आप लोगों की राइटवर्ड शिफ्ट करेगी या लेफ्टवर्ड, या जिसको तुमने क्या कहा सप्लाई आप लोगों की इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो लास्ट क्लासेस में हमने क्या करे सर इनके ऊपर जस्ट आई थिंक सो 2 या 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिवोट कर चुके हैं, क्लियर। बट आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को लेकर। हमने सर लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या रीड आउट किया कि बेसिकली सर लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अल्टीमेटली प्राइस के बढ़ने से सप्लाई आप लोगों की क्या होती है इंक्रीज, एंड प्राइस के कम होने से सप्लाई आपकी क्या होती है डिक्रीज, बट कभी भी एक्सटेंट नहीं बताता, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, जिसको तुम वर्ड बोलते हो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, कि सर प्राइस में कितना चेंज आने के कारण सप्लाई में कितना चेंज आएगा, मतलब क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई ने आपको ये चीज नहीं बताई। तो जब आप लोगों को एक्सटेंट भी फाइंड आउट करना होता है, एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना फर्क आएगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन हम आपको क्या कहेंगे सर, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं, आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करें, चेकआउट करें, क्लियर, कि जो आपको ये चीज बताएगा कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में इतना चेंज आता है, जो आपको डिग्री प्लस डायरेक्शन दोनों क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, क्लियर। तो वही सर हम लोगों की एक परसेंटेज कंप्लीशन मेथड या परसेंटेज चेंज मेथड, जिसको आप वर्ड यूज बोलते हैं, क्लियर, परसेंटेज चेंज मेथड में ये ऑलरेडी डिमांड के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आप एक बार रीड आउट कर चुके हैं, बट यहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन था, इनवर्स, जिसके कारण तुम लोगों ने बेसिक साइन क्या लगाया था, माइनस का लगाया था। बट यहाँ पे तो सर प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, एंड प्राइस अगर कम होगा तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे सर माइनस का कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूला आप लोगों का सही। आप ये मानकर चलिए कि जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कहाँ पे करे थे, वो छोटे छोटे डिमांड के अंदर करे थे, वही सेम न्यूमेरिकल आज आप लोगों का पार्ट है, जो 2 से 3 नंबर के अंदर बड़े आराम से आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा, क्लियर। चलिए, हम लोगों की डिस्कशन थी जो आज की क्लास के अंदर है, दैट इज एक तो शेप, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो आप लोगों ने करनी है, प्लस कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आपके पास क्या है, शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर डिग्री पॉइंट से जहां तक मुझे डिमांड का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, हमने 5 डिग्रीज रीड आउट की थी सर। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, और एक थी यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब जहां पे ईपी इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1, और एक थी सर ग्रेटर देन 1 और एक थी लेस देन 1। तो वही सिचुएशंस फ्रॉम द सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा वही टर्मिनोलॉजी आपके सामने लाई गई, क्लियर। सो वन बाय वन इन टर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं, पढ़िए जी, यस हाँ जी पूर्ण पढ़ना। शेप ऑफ सप्लाई कर्व indicates the degree of elasticity of supply. yes Assuming the supply curve to be straight line and positively sloped, we yes can specify 3 possible situations of elasticity of supply yes as in the following diagram. नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं सर कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या पॉइंट है जी, पढ़िए। ES is equals to 1.
When a Hmm. straight line positively sloped supply curve Hmm. start from the point of origin. अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट। क्लियर। तो बेसिकली सर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इलास्टिसिटी का नाम ही क्या दिया, आप चेकआउट करें। इलास्टिसिटी का आपने नाम ही क्या दिया सर, अल्टीमेटली इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 कब होगी सर, आपने फॉर्मूला ऊपर खुद ही तो बताया कि हमारे पास परसेंटेज चेंज मेथड है। क्लियर। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही वर्डिंग यूज करी। तो ये इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, सिंपल सा पॉइंट ये बताइए, ये इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सर जितना प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उतना ही परसेंट आपका किसके अंदर चेंज आ रहा है, सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है। क्लियर। तो सिचुएशन नंबर 1 जो आपके पास है, सिचुएशन नंबर 1 इज व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहले इसको यहां पे एक्सप्लेन कर सिंपल लैंग्वेज में, यहां पे लिख व्हेन द परसेंटेज change in when the percentage change in quantity supplied, percentage change in quantity supplied is exactly equal to percentage change in price comma then ES is equals to 1। इन दैट केस आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इज इक्वल्स टू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, फुल स्टॉप। हियर the supply curve here the supply curve is a straight line, साइलेंट करो इसको, is a straight line shooting from the origin। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई बिल्कुल आपकी इस केस में क्या बनेगी सर, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तभी तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ES इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या है, 1। क्लियर। तो इसको डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साथ साथ डायग्राम भी कंप्लीट करते रहिएगा एंड आप अपना बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपरली, सर ये YOX नीचे सर आपका क्वांटिटी एंड साइड पे प्राइस। क्लियर। इसको बिल्कुल सर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, अच्छा जीरो प्राइस पे जीरो सप्लाई, तभी तो नेचुरली सर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है ना। क्योंकि सर हम नहीं सप्लाई करेंगे, अगर आपका प्राइस क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारी ओर से कोई भी सप्लाई नहीं की जाएगी। बट सर आपको पता है कुछ ना कुछ तो सप्लाई होती ही होती है। चलो ठीक है, ये तो ES इज इक्वल्स टू 1 सिचुएशन की हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं। अदरवाइज सप्लाई कर्व हमेशा आपकी क्या होती है, फ्लोटिंग होती है एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट नहीं करते नॉर्मली। क्लियर। तो यहाँ पे सर ये तो चलो कहने की बात थी आपकी, सर अगर जीरो प्राइस होगा तो हमारी ओर से भी क्या होगी, जीरो सप्लाई। तो आपका ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही सप्लाई कर्व क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर। तो यहां पे एग्जैक्ट ये एस सप्लाई कर्व जब प्राइस आपका कितना था, लेट इट बी, प्राइस आपका 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 100। एंड प्राइस आपका कितना हो गया सर, बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मतलब 45 डिग्री पे होगा ना तो आपको इक्वालिटी दिखेगी। इवन डायग्राम आप देख सकते हो, चेंज दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। जितना चेंज इन प्राइस हुआ उतना ही चेंज इन क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। क्लियर। तो जब प्राइस आपका 15 हुआ तो आपने क्वांटिटी कितनी कर दी, 150। क्लियर। मैं यहां पे ये कह सकता हूं, ये देखिए सर, ये चेंज इज इक्वल्स टू ये नॉर्मली चेंज। क्लियर। आपको डायग्रामेटिकली भी क्या मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, अगर इसको आप थोड़ा प्रॉपर वे से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर। सो इसको मैं वर्ड बोल सकता हूं हेयर, यहां पे लिख रहा हूं हेयर
ES is equals to 1, that is unitary elastic, that is unitary elastic. यहां पे आप लोगों की जो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, यहां पे लिखिए हेयर ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. क्लियर. चलिए अब सिचुएशन नंबर 2 आप खुद ही बताइए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ES इज ग्रेटर देन 1. क्लियर. तो मतलब ये सिचुएशन कौन सी होगी आपका ES, अरे सिंपल ना, फॉर्मूला सोचा करो. फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सर प्राइस में चेंज कितना आया, मान लो 20%, बट क्वांटिटी सप्लाइड में कितना डिफरेंस आया, मान लो 40%. सर इतना चेंज तो प्राइस में नहीं आया जितना चेंज आपका किसमें आ गया, सप्लाई के अंदर. तभी तो आपकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी ना. क्लियर. लिखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के केस में when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price comma then ES greater than 1, that is more than unitary elastic, किस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी सर, मोर देन यूनिटरी होगी. एंड बाकी सर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सप्लाई कर्व जो है इस केस में वो कहां से स्टार्ट होगी, वाई एक्सिस से क्या करेगी, स्टार्ट करेगी. मतलब सर यहाँ पे जो आपकी कर्व बनेगी ना वो ज्यादा फ्लैटर बनेगी. क्लियर. और एक होती है ज्यादा स्टीपर. देखो तीन है आपके सामने, एक 45 डिग्री, 45 डिग्री पे तो ES इज इक्वल्स टू क्या था, 1. और यही कर्व ध्यान से देखना, यही कर्व जितनी एक्स एक्सिस की ओर बेंड होगी नीचे को, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कलर चेंज करके, कि जितनी ये कर्व नीचे को बेंड होगी, क्लियर, इधर को, दैट मींस स्टार्ट कहां से करेगी, वाई एक्सिस से, और बेंड किधर कर रही है, एक्स एक्सिस की ओर. इसको व्हाट बोलते हैं सर, ये कर्व अपने आप में क्या है, फ्लैटर. और फ्लैटर कौन से केस में होती है, जहां पे आपकी सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन क्या हो, 1. क्लियर. और जितनी ये कर्व इधर को उल्टा जाएगी, जिसको वर्ड बोलते हो स्टीपर, स्टीपर होते रहना, तो उस केस में उतनी ही सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी. क्लियर. चलिए यहां पे सर एक बार तो ये रब कर देते हैं नॉर्मली. यहां पे ड्रॉ करिए सर, यहां पे कर्व ड्रॉ करिए. अब ध्यान रखिएगा ये कर्व बनेगी कैसे. अगेन नीचे तो सर क्वांटिटी, साइड पे आपका प्राइस, ये वाई और ये ओ. क्लियर. यहां पे जो आपकी कर्व है वो वाई एक्सिस से क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, और ये थोड़ी स्टीपर बनेगी सर ऐसे, एस सप्लाई कर्व. क्लियर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब प्राइस आपका इतना था तब क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इतनी थी. क्लियर. जिसको आप कह सकते हैं कि सर अल्टीमेटली कि प्राइस आपका 10 और क्वांटिटी सप्लाइड पहले कितनी थी, 100, और प्राइस आपका 10 से कितना हो गया, 15, और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कितनी होगी सर, 200. अब एक चीज चेकआउट करें, सर इतना तो प्राइस के अंदर चेंज नहीं आया जितना चेंज आपका किस में आ गया, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर. तेरे सामने डिफरेंस ये देख, अल्टीमेटली यहां से यहां और इसके बीच में कितना डिफरेंस. तो नेचुरली हेयर यहां पे लिख सकते हो, हेयर ES greater than 1, that is more elastic, कि इस केस में आप लोगों की जो लाइन है, जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो अपने आप में क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन
1 आ रही है। यहां तक क्लियर? हाँ जी, डन। चले आगे, नेक्स्ट आगे सर, थर्ड सिचुएशन, ES क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1। अब इसकी वर्डिंग आप खुद लिख सकते हैं कि सर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व जो है वो कहां से स्टार्ट करेगी, एक्स एक्सिस। इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सर वही वर्डिंग लिखनी है जो पहले से हम लिखते आ रहे हैं, क्लियर। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज, वर्ड क्या लिखें, लेस देन percentage change in price, comma, then ES less than 1, then ES less than 1, that is less than unitary elastic, less than unitary elastic। कि इस केस में आप लोगों की जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो अपने आप में क्या होगी सर, लेस देन यूनिटरी होगी, लेस देन 1 होगी, दैट इज कॉल्ड एज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। करिए सर, कर्व ड्रॉ करिए। यहां पे जो कर्व आपकी बनेगी, अब ये स्टार्ट करेगी कहां से सर, एक्स एक्सिस से, क्लियर। मतलब ये थोड़ी स्टीपर होगी, क्लियर। एस, अब इनके कहने का मतलब क्या है कि जब प्राइस आपका कितना था 10, देन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, लेट इट बी 100, क्लियर। और जब प्राइस आपका 10 से, जब प्राइस आपका कितना हो गया सर, 10 से लेट इट बी कितना हो गया 20, 10 से कितना हो गया 20, तो सर क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर आपका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्लियर। तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी वहीं की वहीं है, लेट इट बी सर अल्टीमेट 140, क्लियर। तो जितना चेंज आप लोगों का किसके अंदर आ रहा है, प्राइस के अंदर आ रहा है, उससे तो बहुत ही कम चेंज आपका किस में आ रहा है सर, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर, क्लियर। तो यहां पे आप कह सकते हैं हेयर ES लेस देन 1, दैट इज लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। कि यहां पे जो आपकी सप्लाई होगी वो बेसिकली क्या होगी सर, अपने आप में लेस इलास्टिक होगी, क्लियर। तीन सिचुएशंस, ये तीन तो कॉमन है सर, ये तीन तो आती आती हैं। अब इसकी दो एक्सट्रीम सिचुएशंस भी आपके पास है। अरे वही टोटल सर, टोटल तो 5 डिग्रीज हुई ना, जो आपने कहां पे रीड आउट की थी, डिमांड के अंदर। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका किसमें आया, सप्लाई के अंदर आया। अब यहाँ पे एक वर्ड पढ़िए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जीरो कब होगी सर, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू जीरो कब होगी, जब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के अंदर कोई चेंज ना आए, कोई भी किसी तरह का कोई चेंज ना आए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पढ़िए, इट रेफर्स टू अ, पहली वर्ड क्या बोला हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व शोइंग, वर्ड क्या बोल रहा है, कांस्टेंट सप्लाई नो मैटर वट एवर द प्राइस, कि जितना मर्जी प्राइस फ्लक्चुएट करे, अप हो या डाउन हो, मेरी सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। जितनी सप्लाई हम लोगों ने पहले करनी थी हम उतनी ही सप्लाई करेंगे। कल को प्राइस आपका डाउन जाए या अप जाए, मैं तो कांस्टेंट सप्लाई ही करूंगा मार्केट में, क्लियर। तो मतलब जिसको वर्ड बोलते हो कि प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से जब सप्लाई के अंदर कोई इफेक्ट नहीं मिलता, उसको वर्ड बोलते हैं सर परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। लिखिए इसको, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड, when quantity supplied remains unaffected, unaffected due to, due to क्या, due to change in prices, due to change in prices, comma, it is called, it is called perfectly inelastic supply curve, supply curve, full stop।
here the supply curve, here the supply curve is parallel to, supply curve is parallel to y एक्सिस। इस केस में जो आपकी सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू क्या होती है सर, y एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे, अब यहाँ पे सर अल्टीमेट क्या है कि क्योंकि जिन केसेस में सर हम अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। क्लियर? अब जैसे मान लो जो रेयर चीज है, अब ना तो मैं उनकी सप्लाई बढ़ा सकता हूं ना मैं उनकी कम कर सकता हूं, वो जितनी है वो उतनी ही रहेगी। क्लियर? वट एवर बी द प्राइस, कल को प्राइसेस आपके जितने मर्जी प्लस हो जितने मर्जी माइनस हो, उन लोगों की, उन थिंग्स की जो बेसिकली जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहने वाली है। मतलब प्राइस के चेंज होने से उनकी सप्लाई में किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर? बनाइए डायग्राम। एक तो सर यहाँ पे हर केस के लिए ही आप लोग क्या कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्वांटिटी एंड ये आपका प्राइस। अच्छा, इस केस में जो सप्लाई कर्व है आपने क्या लिखा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सर एस। मतलब आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आप पहले भी 100 की सप्लाई कर रहे थे, आज भी 100 की सप्लाई है, कल को ये प्राइसेस आपके अप जाएं या डाउन जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? कि प्राइस आपका 10 टू कितना हो गया, 20 हो गया, बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी सप्लाई हम लोग पहले कर रहे थे उतनी ही सप्लाई हम लोग कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। क्लियर? क्योंकि सर इनको, इनकी जो सप्लाई है वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। क्लियर? नेक्स्ट इज, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में, अब वेरी शॉर्ट पीरियड में तो आपको पता है कि दोनों फैक्टर्स, दोनों मींस जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज करते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं सर, फिक्स्ड होते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग टू मैं उनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर आप इंस्टेंटली कह रहे हो कि मैं आपको प्राइस ज्यादा ऑफर करूंगा तो आप मेरे लिए प्रोडक्शन ज्यादा कर दीजिए, सर इतनी प्रोडक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और इतने कम टाइम में। तो इस केस में जो सप्लाई है वो हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। तो हमारी जो सप्लाई है वो इन इलास्टिक रहेगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इन्फानाइट, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इन्फानाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इन्फानाइट होना, इन्फानाइट कब होगा, जब आप जरा सा प्राइस चेंज होने के कारण, जिसको तुम इनविजिबल चेंज बोल सकते हैं, कि अगर जरा सा भी आप लोगों ने प्राइस क्या करा, चेंज करा, तो आपकी जो सप्लाई है वो इन्फानाइट क्या होगी, चेंज होगी, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। जिसको तुम बोलते हैं परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट ऑल्सो, कि सर आप ऐसे परफेक्टली कंपटीशन के अंदर हैं कि अगर आपने जरा सा भी प्राइस फ्लक्चुएट करा तो आपकी फर्म की डिमांड कर्व जो है वो या तो बहुत ही इंक्रीज करेगी या बहुत ही क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। ऐसे ही वर्ड यहाँ पे है, पढ़िए। इट रेफर्स टू, यस प्लीज, horizontal straight line supply curve showing infinite supply corresponding to a particular price of commodity। क्लियर? इसको लिखिए, इन दिस केस, in this case any amount of product, any amount of product can be supplied, can be supplied at the same price। सर अगर प्राइस आप सेम रखें तो मेरे से जितनी क्वांटिटी चाहें आप उतनी क्वांटिटी कर सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस अग्रीड प्राइस पे आपको सप्लाई देने को रेडी हूं। क्लियर? दैट इज इलास्टिसिटी, that is elasticity is infinite, infinite and a negligible, a negligible change in price। अच्छा, what do you mean by negligible? स्लाइटस, जिसको कह सकते हैं पता भी ना लगे सर अल्टीमेटली, कि अगर जरा सा भी आपने प्राइस के अंदर क्या करा, चेंज करा, अ नेग्लिजिबल चेंज इन द प्राइस brings
infinite change in the quantity supplied। कि सर आप जिसको बिलीव भी नहीं कर सकते अल्टीमेट कि अगर आपने जरा सा भी प्राइस को क्या करा, चेंज करा, या जरा सा भी प्राइस आपका चेंज हुआ तो अल्टीमेटली आपकी सप्लाई में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। क्लियर? इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, फुल स्टॉप। क्लियर? अच्छा, एक यहां पे वो लिखा हेयर ई एस इज इक्वल्स टू, वो इन्फिनिटी का साइन आप लोग अपना डाल दीजिए, इन्फिनिटी का साइन, और ऊपर वाले में आपने क्या लिखा, हेयर, वहां पे लिखना था आपने ई एस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? कि ई एस वहां पे क्या होगी सर, 0 होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब यहां पे जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो कैसी बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगेन साइड पे आपका प्राइस, ये है सर आपकी क्वांटिटी। क्लियर? ये लीजिए सप्लाई। ये प्राइस तो मैं कह रहा हूं सर 10 था, बट क्वांटिटी आपकी 100 से कितनी होगी, मान लो 200। अब ये बिल्कुल सर आप ये मान के चलिए कि ये इनविजिबल चेंज, एक नेग्लिजिबल चेंज भी आपकी सप्लाई के अंदर इनफाइनाइट चेंजेस ला सकता है। मतलब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी ये आप इमेजिन नहीं कर पाए। तो ऐसी मार्केट में प्राइस का जरा सा भी चेंज होना आपकी सप्लाई के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर बहुत इफेक्ट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। एंड यूजुअली ये कौन सी मार्केट्स होती हैं जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती हैं। क्लियर? जैसे आप लोगों ने हमने पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी रीड आउट किया था कि ये पर्टिकुलर वो मार्केट्स हैं जिनमें जरा सा भी अगर आप चेंज करेंगे, क्योंकि वही बात है ना, आप रूल जो आपके प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर थोड़ी है। अगर आप जरा सा भी प्राइस को फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेंगे आपके डिमांड के ऊपर, आपकी फर्म की डिमांड कर्व के ऊपर, मतलब तुम्हारी सप्लाई, फर्म की डिमांड होना मतलब मेरी सप्लाई होना। क्लियर? तो अल्टीमेट मेरी सप्लाई के अंदर इन्फाइनाइट क्या आएंगी, चेंजेस आएंगे। सो ये पांच डिग्रीज हम लोगों ने क्या करी, रीड आउट करी। अब जितने भी तुम लोग न्यूमेरिकल्स करते हो, ईएस का आंसर तो आएगा ना कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू दिस। तो वहां पे आप लोगों ने ये कोट करना होता है कि वो ग्रेटर देन इलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है, यूनिटरी है, इनफाइनाइट है, या 0 है। तो ये 5 डिग्रीज हम लोगों के पास आती है। चलिए, एक बॉक्स के थ्रू हम लोगों ने क्लियर करा कि सर एक इलास्टिक, इन इलास्टिक, एंड एक वर्ड क्या होता है जी, यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक। इलास्टिक कब होगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल कब होगी, जब ईएस ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? इन इलास्टिक मतलब, इन इलास्टिक का मतलब कम फर्क पड़ना, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन्स लेस देन 1 होना। क्लियर? और ईएस इज इक्वल्स टू 1 जहां पे होगा, वहां पे तो सर आपकी इलास्टिसिटी किसके बराबर होगी, बिल्कुल यूनिटरी। तो ये 5 डिग्रीज हैं जो आपके पास नंबर ऑफ टाइम इस टॉपिक में क्या होंगी, रिपीट होंगी। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि सर क्या इस इलास्टिसिटी को भी अफेक्ट करने वाले कोई फैक्टर्स हैं क्या। यस, नंबर 1 सबसे पहला पढ़िए जी, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। हाँ जी, The elasticity of supply depends on the nature of inputs used हाँ for the production of a commodity. बिल्कुल। इफ द कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड, सप्लाई विल बी क्या होगी, इलास्टिक। आप एक चीज बताओ सर, सिंपल सी बात। अच्छा, इलास्टिक होने का मतलब, इलास्टिक होने का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल। मतलब सर क्या आप प्राइस के चेंज होने से अपनी सप्लाई में चेंजेस ला सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल सर। कहते सर ये जो इलास्टिसिटी है कि हाँ मैं ला सकता हूं या नहीं ला सकता, या कितना चेंज आएगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है सर, देयर आर कुछ फैक्टर्स, एंड उनमें से नंबर 1 फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। देख सिंपल सी बात, अगर आप मेरे पास इंस्टेंट आए, सर मुझे इस चीज की क्या कर दो, सप्लाई प्रोवाइड कर दो। अगर तो जो रॉ मटेरियल मैं यूज करता हूं उस आइटम को बनाने के लिए, जो इनपुट्स मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं, वो कॉमनली अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं, कोई स्पेशल आइटम है जो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा। फिर तो मैं पहले ही जवाब देता नहीं सर ये पॉसिबल नहीं। अगर कॉमनली अवेलेबल आइटम है, कॉमनली इनपुट्स हैं जो आप लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, फिर तो ठीक है सर। अगर मेरे पास कोई प्राइस अच्छा देगा, मैं इंस्टेंटली सप्लाई करने को रेडी हूँ। मैंने क्या करना है, मार्केट से रॉ मटेरियल लेना है, बना के आपको बेच देना है।
क्यों? वो जो रॉ मटेरियल था, वो जो इनपुट थी, वो अपने आप में क्या थी? कॉमनली अवेलेबल है। अब जो स्पेशल आइटम्स होती हैं, जो स्पेशल ऑर्डर पे पहले मंगवानी पड़ती हैं, देन मैं उसको आपको प्रिपेयर करके दूंगा, और आप वेरी शॉर्ट पीरियड में मुझे कह रहे हो कि इंस्टेंट सप्लाई कर दो, पॉसिबल नहीं है सर। मैं क्या सर, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं, मैं सिंपल वर्ड क्या दूंगा? आप कह रहे हो जी मैं प्राइस आपको डबल दे दूंगा, प्राइस में आपको ज्यादा दे दूंगा। मैं क्या सर, प्राइस का तो मैटर ही नहीं है। प्राइस का तो मैटर ही नहीं है, एक्चुअली जिस चीज से वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। कहता जी मंगवा लो। मैं क्या सर, इजीली थोड़ी आता है। और जितना कम टाइम आप मुझे कह रहे हो, इतने टाइम में मैं भी कहाँ से अरेंज करवाऊंगा? या तो होता लॉन्ग पीरियड कि चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको फ्यूचर में सप्लाई करनी है, मैं रॉ मटेरियल ऑर्डर करके आपके लिए बना के आपको दे देता, बट इतने कम टाइम में नहीं दे पाऊंगा सर। हाँ, बट अगर रॉ मटेरियल कॉमनली अवेलेबल है, सिंपल सी आइटम्स है, कुछ ज्यादा महंगी आइटम्स नहीं है, क्लियर, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, मार्केट से ली, आपको जब चाहिए सामान तब दे देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए जी। मतलब अब एक चीज बताओ, इसका क्रक्स क्या निकाला तुमने? इसका फाइनल क्या निकाला वर्ड? कि अगर अगर इनपुट्स जो तुम यूज करते हो वो क्या है? कॉमनली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो उस केस में सप्लाई आपकी क्या होती है? इलास्टिक। और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, कॉमनली अवेलेबल नहीं है, वो रॉ मटेरियल आपको स्पेशली कॉल करना पड़ेगा, देन आप उसको बना पाएंगे, तो उस केस में आपकी जो डिमांड होती है वो क्या, सॉरी, आपकी जो सप्लाई होती है वो क्या होती है? इन इलास्टिक। पढ़िए नंबर 2, सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब सर कुछ तो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही बाय नेचर। अब जितनी प्रोडक्शन होगी वो तो बाय नेचर होगी ना, मैंने थोड़ी प्रोडक्शन करी है। क्लियर, वो नेचुरल कंस्ट्रेंट के अंदर आती है सर। पढ़िए, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यस, is significantly influenced by the natural constraints. बिल्कुल, If we wish to produce more teak wood, हाँ, it will take years of plantation बिफोर इट बिकम्स यूजेबल। अब एकदम से आपको मैं टीक वुड इतनी कहां से ला दूं? ये तो नेचुरल कंस्ट्रेंट है, जो बाय नेचर अवेलेबल है, मैं उतना ही आपको अवेलेबल करवा पाऊंगा ना। क्लियर। सो बेसिकली सप्लाई ऑफ टीक वुड विल देयरफॉर भी क्या है? लेस इलास्टिक। अगर कोई सामने वाला पर्सन कहते मुझे कि मैं आपको टीक वुड का अच्छा प्राइस दूंगा, आप सप्लाई बढ़ा दो, मुझे ज्यादा क्वांटिटी दे दो, सर मैंने थोड़ी प्रोड्यूस करनी है, नेचुरल आइटम है। अब एटलीस्ट जैसे मान लो कोई पर्सन कहे सर हमारे लिए आप राइस व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा कर दो, हम आपको पर बैग 500 रुपीज क्या देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। मैं कहा जी 500 छोड़ो, आप 1000 दे दो, तो भी नहीं मैं कर पाऊंगा। और जितने कम टाइम में कह रहे हो तो स्पेशली आप कह रहे हो जी मुझे कल कल के कल ला के दो, वो मैंने नहीं प्रोड्यूस करनी, नेचुरल कंस्ट्रेंट के अंदर वो चीज आती है। अब जिस चीज को ग्रो करने में, प्रॉपर बनने में 6 महीने लगे, मैं उसको एक दिन में बना दूंगा क्या? क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, नॉट मैन मेड। मेरे हाथ में होता, मेरे द्वारा वो बनती, मैं फिर भी कोशिश कर लेता। जो नेचुरली वे से क्या होगी, तैयार होगी, उसको तो सर टाइम लगेगा लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पढ़िए, रिस्क टेकिंग। हाँ जी, The elasticity supply depends on the willingness of the entrepreneur to take production related risks. बिल्कुल If entrepreneurs are willing to take risk of higher output, बिल्कुल, the द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। अगर तो मान लो सर मैं रिस्क लेने को रेडी हूं, किस बात को लेकर? कि अल्टीमेटली सर कोई चक्कर नहीं है, तुम प्रोडक्शन करो, माल बेचना है बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाओ। अगर तो मैं रिस्क लेने को रेडी हूं, तो नेचुरली सर आप आउटपुट क्या करेंगे? ज्यादा जनरेट करेंगे। एंड आउटपुट ज्यादा होना मतलब आपकी ओर से सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर। अब वही कुछ लोग होते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा बनाओ, पता नहीं शायद सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। क्लियर। पता नहीं गुड्स आपकी सेल होंगी या नहीं होंगी, कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। वो क्या करते हैं ना, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करते हैं कि सर इंस्टेंट प्रोडक्शन करेंगे। इंस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर ऑर्डर आएगा तो बना देंगे, नहीं आएगा तो रहने देंगे। और कुछ होते हैं जिनका फिक्स है, उनको पता है कि अल्टीमेटली डेली बेसिस पे हमारे इतने ऑर्डर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलने दो काम। ये चीज, यस प्लीज आगे। nature of the commodity. बाकी सर नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ? जो खराब हो सकती है। क्लियर। पढ़िए, आर Relatively less elastic in supply than durable goods. बिल्कुल सर, Because यस, perishable goods have shorter shelf life than durable goods. बिल्कुल सर। उनके केस में इतना चेंज नहीं आता, अल्टीमेट आप इवन कम प्राइस के अंदर भी पेरिशेबल गुड्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। मैंने आपको कितने एग्जांपल दी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स।
अभी अल्टीमेट ऐसे हैं कि सामने वाला पर्सन अगर प्राइस कम भी दे रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपा कहते हैं निकालो बेचो, क्योंकि पेरिशेबल है। अगर अभी ना सेल किया तो ये वैसे भी टोटल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इससे बढ़िया जो दे रहा वो ले लो। क्लियर। और इन पे तो सर पेरिशेबल गुड्स पे तो आपका थियरी ऑफ सप्लाई वर्क ही नहीं करता, समझ गए ना। तो नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है, मतलब चेंजेस जो हैं अल्टीमेटली वो वर्क करती है, बट पेरिशेबल गुड्स के केस में नहीं करती। पेरिशेबल में देख, मेरा मन राजी हो या ना हो, प्राइस कम भी मिल रहा हो तो भी मैं बेचने को तैयार हूं। क्यों? गुड्स की नेचर क्या है, पेरिशेबल। बट अगर लेट इट बी कोई कौन से गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं। क्लियर। एक कस्टमर आया, मैंने उसको प्राइस बताया, वो मेरा प्राइस देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं, मैं कहूँ अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई जरूरी थोड़ा कि मैं आपको इंस्टेंट सेल करूंगा, इसको कौन सा कुछ होना है, ये कौन सा कोई खराब होने वाली आइटम है। मैं कहा जी पड़ी रहेगी, ड्यूरेबल तो है, आज नहीं तो कल बिक जाएगी, कुछ होने थोड़ी वाला है। तो उस केस में आपकी जो डिमांड होती है, सॉरी आपकी सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक। कि अगर सामने वाले ने प्राइस अच्छा नहीं दिया तो अल्टीमेटली हम भी अपनी सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हाँ, तो बढ़िया प्राइस दे, मैं अभी बेचने को रेडी हूँ, तो मोर इलास्टिक है। क्लियर। पढ़िए नेक्स्ट इज, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव shorter shelf life than durable goods. बस। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज बता, क्या पहली बात नॉर्मल इलास्टिसिटी छोड़, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तेरी सप्लाई पे कोई फर्क है? यस। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, मेरी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मेरे लिए वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, तो मैं भी वहां पे सप्लाई करने को रेडी हूं। पढ़िए, elasticity of supply is also influenced by cost of production. yes Supply will be less elastic in case increase in production causes substantial increase in cost of production. बिल्कुल सर, यस। सप्लाई विल भी क्या होगी उस केस में, लेस इलास्टिक होगी इन केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। कि मतलब अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उस केस में सर आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। चेंज तो होगी, इलास्टिक तो है ना, मैंने वर्ड क्या बोला, लेस इलास्टिक, मतलब चेंज तो होगी बट थोड़ी कम चेंज होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट अपने आप में, टाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले है। क्लियर। लॉन्गर द टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया ना। अब लेट इट भी आप कह रहे हो इंस्टेंट ये प्रोवाइड करके दो, इंस्टेंट तो पॉसिबल ही नहीं सर, इंस्टेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा शॉर्ट पीरियड थोड़ा बहुत पॉसिबल है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स की मदद से अगर मैं कुछ कर पाऊं तो सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। बट अगर आप कह रहे हो लॉन्ग पीरियड है सर, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आज नहीं चाहिए, जब आप दे पाओ तब। क्लियर। तो इन दैट केस आपकी जो सप्लाई कर्व है, जो बेसिकली सप्लाई है, वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। क्लियर। पढ़िए, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड Over a long period of time, factors are easily available एंड and supply सप्लाई can कैन बी इजिली इंक्रीज। अच्छा वेरी शॉर्ट के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग पीरियड के अंदर तो सारे ही फैक्टर्स आप लोगों के क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसमें तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना। क्लियर। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। पढ़िए, सप्लाई विल बी less elastic in case production of a commodity involves the use of complex and expensive technology. बिकॉज Change in level of output becomes difficult. बिल्कुल सर, क्योंकि चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या करते जा रहे हो, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है ना, जल्दी जल्दी तुम चेंज नहीं करोगे। अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी तो आउटपुट लेवल भी आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर। वो आप कांस्टेंट उतना ही सप्लाई मार्केट में करते रहेंगे। क्लियर। सो दीज आर द फैक्टर्स जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग अपने लेवल पे भी सॉल्व करेंगे, प्लस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे लिए। क्लियर। पहले भी हम नंबर ऑफ टाइम ऐसे ही एग्जांपल्स कुछ डिमांड के केस में भी आप लोगों ने करी थी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करके सर इसको कंप्लीट करेंगे। आपके पास स्पेस यहाँ पे है, पहले तो आप इसको हेडिंग दे दीजिए हॉट्स। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1,
Question 1. A firm earns a revenue of rupees 50 at the market price of a good at rupees कितना 10, full stop. The market price increased to rupees 15 and the firm now earns a revenue of rupees 150, full stop. What is price elasticity? What is price elasticity of the firm supply curve? फर्म की सप्लाई कर्व की आपको इलास्टिसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि बताइए सर फर्म की इलास्टिसिटी कितनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए, इसमें से इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं पहले तो वो क्लियर करें कि सर अल्टीमेट अपने को गिवन क्या क्या है, पहले तो ये रीड आउट करें। देखो जी एक बार अपने लेवल पे एक बार इसको चेकआउट करें कि सर आपको गिवन क्या क्या है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न्स अ रेवेन्यू मींस टोटल इनकम। कितने कमाते हैं सर अपन, 50 रुपए एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड। जब आपकी मार्केट प्राइस, उस गुड्स का मार्केट प्राइस कितना है 10, मतलब कितनी क्वांटिटी बेचते होंगे, पांच। अरे जब प्राइस आपका 10 रुपए है, टोटल पैसे कितने कमाते हो 50, तो कितने बेचते होगे 5, दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी। कहता जी अब जब मार्केट प्राइस आप लोगों का कितना हो चुका, 10 से कितना हो चुका 15। पहली बात तो 10 से कितना हुआ 15, चेंज इन प्राइस कितना हुआ 5, एंड द फर्म नाउ अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ कितना 150। नेचुरली सर रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना, कैसे, एक तो रेट बढ़ गया। अब आप टोटल 150 अर्न करते हैं, 150 अर्न करने का मतलब क्या हुआ, कितने बेचते होंगे आप 10, क्लियर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पे, ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q, क्लियर। इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का जो आप लोगों ने यहाँ पे रीड आउट किया, अल्टीमेटली डेल्टा क्यू कितना था यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। डेल्टा क्यू आप लोगों का कितना है, पहले हम लोग कितना अर्न करते थे 50, मैं इसको ऐसे लिख लो, सॉरी इसको आप ऐसे लिख लिए, Q माइनस Q1, दैट इज पहले 50 डिवाइड बाय 5 था कि 10 था, 10 माइनस 150 डिवाइड बाय इधर कितना था आपका वो 15, दैट इज अब उल्टा लिखे, सॉरी Q1 पहले आना था ना क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो Q1 आप इसको थोड़ा सा सॉरी चेंज करिए, Q1 माइनस Q दैट इज 150 डिवाइड बाय 15 माइनस 50 ओवर 10 दैट इज 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, क्लियर। तो आप डेल्टा क्यू कितना है आपका 5, डेल्टा पी कितना हुआ, ये भी सर आपका 5 क्योंकि 10 से प्राइस आपका कितना हुआ 5 हुआ, क्लियर। सॉरी 10 से कितना हुआ 15 हुआ, इनटू पी ओरिजिनल प्राइस कितना था पहले 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी पहले 5, तो यहाँ पे सर ये 5 से 5 कट एंड 10 बाय 5, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी कितनी आ रही है 2, क्लियर। अच्छा 2 होना दैट इज क्या लिखोगे इसको, मोर देन इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन
यूनिटरी इलास्टिक। इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। हाँ जी, यहां तक डन। चले नेक्स्ट आगे, एक क्वेश्चन आपके पास है, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंड अगर शीट कम पड़ेगी तो आप ले सकते हो, यहाँ पे पढ़िए। क्लियर? एट द market price, at the market price of rupees 10 comma a firm supplies, a firm supplies 4 units of output, 4 units of output, full stop. The market price, the market price increases to rupees 30, full stop. The price elasticity, the price elasticity of supply is 1.25. The price elasticity of supply is 1.25, full stop. What quantity will the firm supply at न्यू प्राइस? एक बात बताओ, मैंने आपसे चेंज इन क्वांटिटी पूछा या न्यू क्वांटिटी पूछा? मैंने आपसे चेंज इन क्वांटिटी पूछा या न्यू क्वांटिटी पूछा? न्यू क्वांटिटी। बट फॉर्मूला से निकलेगा क्या? चेंज इन क्वांटिटी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी में वो चेंज इन क्वांटिटी को प्लस माइनस करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, न्यू क्वांटिटी निकाल सकते हैं। करिए एक बार अपने आप सॉल्व करिए, मिसिंग फिगर की तरह इसको ट्रीट कीजिए। नॉर्मली फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पे, सॉल्यूशन ई एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो पहले तो चेंज इन क्वांटिटी, इस फॉर्मूला में चेंज इन क्वांटिटी आप क्या करें, कैलकुलेट करें। करिए जी, वैल्यू पुट करिए। ई एस इज इक्वल्स टू, करिए जी फटाफट। मिसिंग फिगर की तरह इसको करिए, एंड डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालने के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी में प्लस माइनस हो जाएगा, तो न्यू क्वांटिटी आप लोग वहां पे निकाल सकते हैं। करिए, वैल्यू पुट करिए। ईएस यहाँ पे कितना है आपका? ईएस कितना है? 1.25 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, तो मुझे पता नहीं है। डेल्टा पी 10 से कितना हुआ था, 30, तो 20 इंटू ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 4। अब इसको सर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से ये 0 कट, क्लियर, एंड ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ना डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 8। 8 समझ गए कैसे? 8 समझ गए, ये 4 2 है ना नीचे, क्लियर। ये कितना आ गया सर, ये 10, चेक कर ले, 10 आएगा, 10, क्लियर। अब एक बार बताओ, आपका न्यू क्वांटिटी, इसको वर्ड बोल सकते हैं न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, क्वांटिटी प्लस डेल्टा क्वांटिटी, दैट इज 4 प्लस 10, बिल्कुल सही, 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स। हाँ जी, यहां तक क्लियर, डन। अब अगला क्वेश्चन अपने आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द मार्केट प्राइस, the market price
चेंजेस टू या चेंजेस फ्रॉम रुपीज 5 to rupees 20, full stop. As a result, comma, the quantity supplied by a firm increases by 15 units. अच्छा ध्यान रखना, increases by 15 units, full stop. The price elasticity of firm's supply curve, फर्म की सप्लाई कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो है 0.5, फुल स्टॉप. फाइंड इनिशियल, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ द फर्म. क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आपने लास्ट करा, बस उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया. पहले वाले में ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन थी, तुमने चेंज निकाला, न्यू क्वांटिटी निकाली. अब चेंज गिवन है तो ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी आपको खुद निकालनी पड़ेगी बाय फॉर्मूला. करिए जी अपने आप, करिए सॉल्व. यस प्लीज. तो सेम सर वही कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने प्रीवियस में करा था, ई एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू. क्लियर. इसी में वैल्यू पुट कीजिए. ई एस आपका कितना गिवन था, 0.5 इज इक्वल्स टू, अच्छा वर्ड उसने पहले कहा था इंक्रीज इन क्वांटिटी. आपकी क्वांटिटी इंक्रीज कितने से करी, 15. तो डेल्टा क्यू कितना हुआ, 15. डेल्टा पी वो देख 5 से 20 होना मतलब सर 15 इंटू ओरिजिनल प्राइस 5. ओरिजिनल क्वांटिटी हमें निकालनी है. क्लियर. तो 15 से 15 कट अल्टीमेटली. तो आप क्या कह सकते हो, ये क्यू सर उधर चला जाएगा, अल्टीमेटली उसकी रिवर्स. क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 10 यूनिट्स. ये तो आपकी सर ओरिजिनल क्वांटिटी आई. अगर ओरिजिनल क्वांटिटी आप लोगों की 10 है तो न्यू क्वांटिटी कितनी होगी. क्लियर. न्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 10 प्लस 15. कितना आंसर आया आपका, 25 यूनिट्स आप लोगों का आंसर होना चाहिए. तो अगर देखो वही बात है कि सर प्रैक्टिस ही आप लोगों का मेन पार्ट है. एटलीस्ट चलो अपने तो भी 3 क्वेश्चंस करे हैं, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस अगर और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल वहीं पे क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. इज दैट क्लियर. बट इसका न्यूमेरिकल आप लोगों को ऐसा मिलेगा, ये पार्ट आप लोगों को पेपर में मिलेंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 ले लेना, यहाँ पे पढ़ी है शीट्स, अगर अगर कम पड़े तो. क्लियर. लिखिए जी. नेक्स्ट आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक सो आपका प्रॉपरली पहले कवर नहीं हुआ. क्लियर. इसको अपन लिख लेते हैं फिर भी एक बार. एक्सप्लेन द बिहेवियर, एक एक्स्ट्रा पार्ट है आप लोगों के लिए. एक्सप्लेन द बिहेवियर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ firm's supply curve, firm's supply curve in the context of टाइम होराइजन. कि टाइम को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप कहते हो कि नॉर्मली सर वेरी शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, तो उस केस में हमें थोड़ा बिहेवियर ऑफ फर्म सप्लाई कर्व क्या करें, एक्सप्लेन करें कि उस केस में जो आप लोगों की सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. लिखिए जी आंसर. आंसर इसको अलग अलग पार्ट्स में लेके चलेंगे. क्लियर.
आंसर लिखिए, टाइम पीरियड इफेक्ट्स, टाइम पीरियड affects the price elasticity, the price elasticity of supply, full stop. Longer the time period, comma, greater is the elasticity of supply, semicolon. Shorter the time period, और जितना टाइम पीरियड आपका क्या होता जाएगा सर, कम होता जाएगा, कॉमा, लेसर इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्योंकि सर टाइम भी तो मैटर करेगा ना। अब अगर आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई करना मतलब प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन भी तो पॉसिबल कुछ फैक्टर्स के ऊपर है, कुछ टाइम के ऊपर है। ये थोड़ी कि इंस्टेंटली आपने कहा और मेरी ओर से प्रोडक्शन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, फुल स्टॉप। अब पढ़िए यहाँ पे नंबर 1 इसके अंदर, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली नोटिंग में मिस था, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के थ्रू ये आपको कवर अप करवा रहा हूं। क्लियर, कि वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा सर, व्हेन देयर इज insufficient, when there is insufficient time to change output, and thus supply is perfectly inelastic. समझ रहे हो वर्ड, परफेक्टली इनइलास्टिक मींस यहां पे जो सप्लाई कर्व होगी वो क्या होगी, वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, जिसको तुमने क्या कहा था, जीरो इलास्टिसिटी। क्लियर, कि यहां पे तो सर इसको वर्ड लिख सकते हो, हेयर ES इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पे जो आपकी ES है वो क्या होगी सर, बिल्कुल जीरो होगी। क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर, इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इंस्टेंटली अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड है। क्लियर, दूसरा, यहां पे लिखिए शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड लिखिए, एज द क्वांटिटी, of fixed factors, as the quantity of fixed factors does not change, comma, the supply is less elastic as only, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हुए, ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। क्लियर, क्योंकि सर इस केस में पर्टिकुलरली मैं यहां पे वर्ड के बोल रहा हूं, हेयर ES इज लेस देन 1, कि यहां पे लेस इलास्टिक होगी, फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड से तो कम अच्छा ही है ना, वेरी शॉर्ट में तो सारे ही फिक्स होते हैं, और शॉर्ट पीरियड के अंदर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। देखो जी, फिक्स फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, कम से कम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम लोग अपनी सप्लाई जितनी की इंक्रीज होती है। वो याद आपको एग्जांपल 1:4, कि सर एक मशीन है जिसके ऊपर 4 वर्कर मैक्सिमम काम कर सकते हैं, जब तक तो 2 वर्कर काम कर रहे थे, आउटपुट नॉर्मल थी। आपने 3 वर्कर लगाए, 4 वर्कर लगाए, तो नेचुरली आपको आउटपुट में फायदा मिलेगा, सप्लाई आपकी पहले से क्या करेगी, इंक्रीज, बट बहुत इंक्रीज नहीं करेगी। इसलिए मैंने वर्ड बोला लेस इलास्टिक, फर्क पड़ेगा बट कम पड़ेगा।
क्लियर। और एक थर्ड है जिसको नाम आप लोग क्या देते हो, क्या, लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड में तो आप कहते हो जी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि अल्टीमेटली अगर रॉ मटेरियल अरेंज करके नेक्स्ट आगे आपके लिए प्रोडक्शन भी करनी पड़ी तो भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। क्लियर। लिखिए, ऑल डिजायर्ड चेंजेस, ऑल desired changes in fixed factor, all desired changes in fixed factor can be made, can be made and thus supply is more elastic as both fixed factor, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप दोनों चेंज कर सकते हो ना, बोथ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। यहां तक हुआ क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करूंगा यहीं तक कंप्लीट करने की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है सर, एक केस बेस्ड ही कह सकता हूं इसको मैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ बेसिक एसेंशियल्स, मुझे पढ़ने में थोड़ा ठीक लगा। देयर इज शॉर्टेज ऑफ बेसिक एसेंशियल्स लाइक pulses, oil, wheat flour, etc. What will be its impact? What will be its impact on prices? Prices पे क्या impact होगा? Full stop. Question mark. And what should be done by the government? एंड उस केस में गवर्नमेंट कर भी कह सकती है, बाय द गवर्नमेंट टू चेक दिस। थोड़ा सा टाइट लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी मैनेज करनी है इसके रिगार्डिंग। आंसर पहले यहां तक बताइए जी, क्वेश्चन समझ में आया कुछ? कहते सर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ बेसिक एसेंशियल्स, बेसिक एसेंशियल्स मतलब लाइक पल्सेस, ऑयल, व्हीट फ्लोर एक्सेट्रा, इनकी बेसिक शॉर्टेज है इन बेसिक एसेंशियल आइटम्स की। व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन इट्स प्राइसेस? अब एक चीज बताओ, अब अगर बेसिक अगर इनकी शॉर्टेज है, सप्लाई अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते, शॉर्टेज का मतलब यही हुआ ना कि मैं सप्लाई सर इनकी इंक्रीज नहीं कर सकता, क्या इनकी डिमांड रुकेगी? क्या ना ना इनकी डिमांड रुकेगी अगर इनकी सप्लाई रुक गई? ये तो सर बेसिक आइटम्स हैं, इनकी डिमांड तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी सर, बढ़ेगी बढ़ेगी। क्लियर। और डेली आइटम है ये पल्सेस, ऑयल, व्हीट फ्लोर, आपकी ओर से शॉर्टेज होना लोग थोड़ी खाना बंद कर देंगे, ये तो डेली कंजम्पशन की आइटम्स हैं। तो सर डिमांड अगर ज्यादा होगी, सप्लाई अगर कम होगी, तो प्राइसेस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, फिर तो महंगाई आएगी। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या कर सकती है, इनके इम्पैक्ट तो मैंने बता दिए कि प्राइसेस क्या करेंगे सर, इंक्रीज करेंगे। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या कर सकती है, पढ़िए। शॉर्टेज ऑफ, लिखिए यहां पे, शॉर्टेज ऑफ बेसिक essential items will lead to fall in their supply, lead to fall in their supply, causing rise, causing rise in the prices
rise in the prices since demand is inelastic। क्योंकि सर डिमांड तो इसकी इनइलास्टिक है ना, वो थोड़ी चेंज होगी। प्राइस चाहे ज्यादा हो या महंगा हो, अब व्हीट फ्लोर है, कनक आटा खाएंगे खाएंगे, पल्सेस हैं खाएंगे खाएंगे, ऑयल कंज्यूम होगा ही होगा। क्लियर? तो इनकी जो डिमांड है वो तो सर क्या रहने वाली है, इन इलास्टिक रहने वाली है। क्लियर? कॉमा कॉमा इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन द प्राइसेस वुड बी अ प्रॉब्लम, वुड बी अ प्रॉब्लम। तो जनता के लिए तो सर ये कॉमन एक क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि प्राइसेस आपके डे बाय डे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सप्लाई शॉर्टेज में चली गई और डिमांड कॉन्टिन्यूसली उतनी ही है। क्लियर? तो उस केस में हेंस, हेंस कॉमा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, इंटरफेयर, गवर्नमेंट को यहां पे इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहां पे इंटरफेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर टू चेक होर्डिंग, की शॉर्टेज होने का कारण क्या है, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केट, जो काला बाजारी करते हैं सर, जो माल को एक बार मार्केट में रोक लेते हैं ताकि डिमांड उसकी ज्यादा हो जाए और प्राइसेस क्या कर जाएं, इंक्रीज, जिसको वर्ड बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग करना। क्लियर? ब्लैक मार्केटिंग, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट शुड लास्ट strengthen, government should strengthen its public distribution system through fair price shops। ये सरकारी डिपो होते हैं ना, जिनको ये बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को क्या मिलता है, राशन मिलता है, जो सरकारी जो डिपो बने होते हैं। क्लियर? तो जो आपकी फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहां पे अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करें, सही करें। मोस्टली जो चोरी होती है वो कहाँ पे होती है, जो काला बाजारी होती है वो कहाँ से होती है, आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू होती है। वो नॉर्मली जितने भी तुम्हारे ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो क्या करते हैं, इनको बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट पे क्या मिलती है, चीज मिलती है। जैसे कनक इनको कितनी मिलती है, 2 रुपए किलो। अगर मार्केट से आप लोग परचेज करने जाएं तो अपने को कितने मिलेगी, 20 रुपए किलो। तो ये क्या करते हैं, 2 रुपए किलो वाली कनक लेकर, राशन तो फ्री मिल रहा है और फिक्स होता है इनका कि पर पर्सन कितनी मिलेगी, मान लो महीने की 10 किलो मिलेगी। तो फैमिली में कितने मेंबर हैं जी, मान लो 3 मेंबर हैं, तो 30 किलो कनक मिलेगी। अब 30 किलो कितने पे ले ली, 60 रुपए में ले ली, 2 रुपए किलो है ना। इसको मार्केट में जाके क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, मार्केट में जाके बेच देंगे, जितनी चाहिए वो रख लेंगे, बाकी क्या कर देंगे, सेल कर देंगे महंगे रेट पे। तो आपका आधा सिस्टम तो किसने खराब कर रखा है, आपकी पब्लिक, जो फेयर शॉप्स हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप इसी को सही कर लीजिए। शॉर्टेज आने का कारण ही ना होने दो। अगर शॉर्टेज आएगी ही नहीं तो कॉन्स्टेंटली सप्लाई आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए कि कर सर कौन यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट कर रहे हैं, कौन जो पर्सन है जो होर्डिंग कर रहे हैं, इन गुड्स की स्टोरेज कर रहे हैं। बहुत लोग करते हैं बैकएंड से सप्लाई इकट्ठा करते रहते हैं माल, बिजनेसमैन, कि कोई बात नहीं सारी की सारी सप्लाई उठा लो जितनी भी है। जब मार्केट में सप्लाई होगी ही नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, प्राइसेस क्या करेंगे, इंक्रीज, तब आप अपना ये माल बेचेंगे। तो ये तो सर आप गलत कर रहे हो ना, मार्केट के साथ प्योर प्रॉफिट मोटिव के साथ ये कर रहे हो। तो वहां पे ये ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग को रोका जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों का जो टॉपिक था कंप्लीट सप्लाई के रिगार्डिंग, विद न्यूमेरिकल्स, विद न्यूमेरिकल्स। हमारा आज का लास्ट पार्ट ये बेसिकली पेंडिंग था, जो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नया टॉपिक क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर? सप्लाई आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स में पेंडिंग था, वो भी क्या होता है जी, कंप्लीट। एंड लेटेस्ट आप लोगों के सारे टॉपिक्स जितने भी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्लियर, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक विद नोट्स आप लोगों के क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। क्लियर?
सो अब वन बाय वन इन टॉपिक्स के आप लोगों के रिवीजन प्लस क्या होते रहेंगे, टेस्ट होते रहेंगे। फिर एक जल्द ही नेक्स्ट क्लास में आपको टेस्ट अनाउंस करूंगा, फिर जो टॉपिक्स होंगे प्लस उनकी रिवीजन भी होगी। क्लियर क्लियर, पहले रिवीजन करेंगे देन उसका आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? और सिलेबस सर हमारा बिल्कुल टिप टॉप कंप्लीट है, इन द सेंस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का एक आपका टॉपिक पेंडिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इन बिटवीन चलता रहेगा। और एक लास्ट कंफर्मेशन मैं सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या वो लेटेस्ट बुक्स में गिवन है या नहीं। अगर होगा तो वो भी एक टॉपिक है, वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक्स अ लॉट। ओके जी।